मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने रेत से नमक को कैसे अलग करते हैं इसके बारे में चर्चा किया था और उसमें लास्ट पॉइंट छोटा था जो उसमें कि पहेली से त्रुटि कहाँ हुई होगी कि उसको नमक की पूरी प्राप्ति नहीं हुई जो रेत में मिले हुए थे। तो आइए आज की वीडियो में समझते हैं कि पहेली से त्रुटि कहाँ पे हुई थी। क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? विद्यार्थियों, यहाँ पर आपके सोचने का विषय है कि क्या जल में कितने भी पदार्थ को मिलाया जाए या घोला जाए तो वह उसको घोलने में सक्षम है। उसको जितना भी घोला जाए तो क्या उसमें वो घुल सकता है। इसको प्रयोग करके आप देख भी सकते हैं। अध्याय 4 में हमने पाया कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। अध्याय 4 में आपने देखा था कि कई पदार्थ जल में घुलकर विलयन बनाते हैं। तब हम उन पदार्थों को जल में विलेयी कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? विद्यार्थियों, यदि हम जल की मात्रा को निश्चित रखें, जैसे आपके पास अगर एक गिलास जल है, उसको एक गिलास ही रखें और उसमें जो जल की मात्रा को निश्चित रखकर उसमें जो पदार्थ की मात्रा है, जो जिस पदार्थ को हम घोल रहे हैं, उसको निरंतर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा? इस प्रयोग को आप करके भी देख सकते हैं। अगर आप इसको जैसे एक गिलास जल को लेकर अगर उसमें पदार्थ की मात्रा को घोलते जाएंगे तो आपको इसमें एक अचरज भरा आश्चर्य दिखाई देगा। आइए हम इसको क्रियाकलाप नंबर 8 से समझते हैं। क्रियाकलाप नंबर 8, इस कार्य के लिए आपको एक बीकर अथवा गिलास, एक चम्मच नमक तथा जल की आवश्यकता होगी। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। आधा कप जल बीकर में उड़ेलिए। 1 चम्मच नमक इसमें डालकर तब तक विलोडित कीजिए जब तक कि यह पूरी तरह से घुल न जाए। विद्यार्थियों, आप जो है नमक को तब तक उसमें विलोडित कीजिए, यानी कि घोलते रहिए जब तक कि उसमें वो पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसी प्रकार 1-1 चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए। कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद क्या आप यह पाते हैं कि कुछ अविलेयी नमक बच जाता है और बीकर की तली में बैठ जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर आप देखेंगे कि जब आप नमक को मिलाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि नमक उसमें नीचे तली में बैठ जाएगा। और यदि हाँ, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घुल सकता। अब यह विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। यहाँ एक संकेत यह है जो बताता है कि उस समय संभवतः क्या गलत हुआ जब पहेली ने रेत में अधिक मात्रा में मिले नमक की पुनः प्राप्ति का प्रयास किया था। विद्यार्थियों, यहाँ पे सोचने का विषय ये है कि जब पिछली बार जब रेत में नमक मिला हुआ था तो पहेली ने वहाँ पर क्या ऐसी गलती कर दिया कि उसको जितना नमक उसने मिलाया था रेत में वह उतने नमक की प्राप्ति नहीं कर पाई। तो कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। कदाचित आप वहाँ सोच सकते हैं कि जितना मात्रा में रेत था उससे ज़्यादा कहीं उसमें नमक मिलाया गया था और उसमें जल की मात्रा को कम मिलाया गया था, जिससे नमक जो है पूरी तरह से जल में घुल नहीं पाया और जितना नमक जल में घुला वह पहेली को प्राप्त हो गया और बाकी बचा हुआ नमक जो है वो रेत के साथ ही रह गया। तो इस तरह से हम आगे देखते हैं कि अविलेय नमक रेत के साथ मिला रह गया, यानी कि जो अविलेय नमक था, जल की मात्रा कम होने के कारण जो अविलेय नमक था वो रेत के साथ ही मिला रह गया और जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। अगर वह ज़्यादा मात्रा में जल को उसमें मिलाती रेत में तो सारा का सारा नमक जल में मिल जाता और जल के साथ मिल करके पूरा नमक प्राप्त कर सकती
थी। तो विद्यार्थियों ये कारण तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि पहेली से वहाँ पर क्या त्रुटि हुई थी। उससे यही त्रुटि हुई थी कि उसने रेत और नमक के का जो मिश्रण था उसमें जल की मात्रा को कम मिलाया था, जिससे नमक पूरी तरह से जल में घुल करके अलग नहीं हो पाया। अब इसी तरह से आगे हम देखते हैं कि कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है? आइए हम पहेली की सहायता करने का प्रयास करें। हम इसको क्रियाकलाप नंबर 9 से समझेंगे। देखते हैं क्रियाकलाप नंबर 9। बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए जब तक कि इसमें और नमक न घुल सके। विद्यार्थियों, आप बीकर में कुछ जल लीजिए और इसमें तब तक नमक मिलाते रहिए जब तक कि इसमें नमक घुलना बंद ना हो, यानी कि नमक न घुल सके। इस कंडीशन तक आपको नमक को मिलाते चले जाना है। इस प्रकार हमें नमक का जल में संतृप्त विलयन प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें नमक का एक संतृप्त विलयन प्राप्त होगा। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाइए और इसे गर्म कीजिए। यानी कि जो संतृप्त विलयन है उसमें कम मात्रा में नमक मिलाना है और फिर इसको गर्म करना है। आप क्या पाते हैं कि बीकर की तली वाले नमक का क्या हुआ? अब यह घुल गया? यदि हाँ, तो क्या इस विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? विद्यार्थियों, आप इसको प्रयोग करके देख भी सकते हैं कि जैसे आप पीछे हमने बताया ही है कि आप एक गिलास फिक्स मात्रा में जल को ले लीजिए और उसमें नमक मिलाते जाइए। आपको एक कंडीशन ऐसी प्राप्त होगी कि जब नमक उसमें घुलना बंद हो जाएगा और फिर आप उसको गर्म करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो तली में नमक बैठा हुआ होगा, गर्म करने पर वह बैठा हुआ नमक भी उसमें घुल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको वही बात बताई जा रही है कि जब वो बैठा हुआ तली वाला नमक क्या हुआ, यानी कि जब वो गर्म करने पर घुल गया। यहाँ पर आपको दिया है कि यदि हम गर्म करने पर क्या और अधिक नमक को घोला जा सकता है, तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ, गर्म करने पर और अधिक नमक को घोला जा सकता है। इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है? यह क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। विद्यार्थियों, आप देखेंगे कि जब उसको हम गर्म करके ज़्यादा नमक को घोल देते हैं, फिर जब उसको ठंडा करते हैं तो वहाँ पे नमक हमको बैठा हुआ नहीं मिलता है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि गर्म करने पर हम उसमें ज़्यादा नमक को घोल सकते हैं। क्या जल में विभिन्न विलेय पदार्थों की समान मात्रा घुलती है? आइए पता लगाते हैं। अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि क्या जल में विभिन्न पदार्थों की समान मात्रा घुलती है। जैसे नमक है, उसको घोलें तो क्या वो भी उतना ही घुल जाएगा जितना कि हम चीनी को घोल सकते हैं, मिट्टी को घोल सकते हैं? तो इसको हम क्रियाकलाप नंबर 10 से समझेंगे। तो इसमें आपको करना क्या है कि आप 2 गिलास लीजिए और प्रत्येक में आधा कप पानी भरिए। पानी आप जानते ही क्या है, पीछे चर्चा होती चली आ रही है। और 1 गिलास में 1 चम्मच नमक मिलाइए। तब तक विलोडित कीजिए कि जब तक कि वह घुल न जाए। 1-1 चम्मच नमक की मात्रा विलयन संतृप्त विलयन होने तक डालते जाइए। यानी कि आपको 1-1 चम्मच नमक की मात्रा को तब तक डालते जाना है कि जब तक कि उसमें नमक घुलना बंद ना हो जाए। और नमक के जो चम्मचों की संख्या है जो कि घोली गई है, इसको 5.2 में लिखिए। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 5.2 दी गई है कि आपने जो गिलास में नमक मिलाया वह कितने चम्मचों में संतृप्त विलयन बन गया। आपको यहाँ चम्मचों की संख्या को भर देनी है। जैसे मान लीजिए कि वो 5 चम्मचों में भर गया तो 5 भर दीजिए, 6 में बना तो 6 भरिए, 7 में बना तो 7 भरिए। इस तरह से उसको भर देना है। और अब इस क्रियाकलाप को चीनी से दोहराइए। अब इसी तरह से इस क्रियाकलाप को आप चीनी से दोहरा सकते हैं। आप इसको जल में विलेय अन्य पदार्थों से भी दोहरा सकते हैं। यानी कि जो आपके पास अन्य पदार्थ हो, चाक हो, पाउडर हो, उससे भी दोहरा सकते हैं। तो 5.2 से आप क्या जानकारी प्राप्त करते हैं? क्या आपने पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की
भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है। विद्यार्थियों, आपको यहाँ पे ये चेक करना है कि क्या जितने चम्मच नमक को घोलना पड़ा जल में संतृप्त बनाने के लिए, क्या उतने ही चम्मच चीनी की ज़रूरत पड़ी विलयन को संतृप्त बनाने के लिए। जैसे इसको अगर यहाँ पे 10 चम्मच लगा तो क्या ये भी 10 चम्मच ही लगा या उससे कम या ज़्यादा लगा। तो इस बात को हम आगे समझते हैं। हमने पदार्थों के पृथक्करण की कुछ विधियों के विषय में चर्चा की। इस अध्याय में प्रस्तुत पृथक्करण की विधियों का उपयोग विज्ञान प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। विद्यार्थियों, इस अध्याय में आपने जो पृथक्करण की विधियां पढ़ा, इसका जो प्रयोग है विज्ञान की प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है। इसको आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो आपको प्रयोगशाला से संबंधित सामान्य देखने को मिलेंगे। हमने यह भी सीखा कि पदार्थ को द्रव में घोलने से विलयन बनता है। यदि विलयन में और पदार्थ घुल सके तो यह संतृप्त विलयन, विलयन में और पदार्थ न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। विद्यार्थियों, आपने यहाँ पे देखा और सीखा कि पदार्थ में जब किसी पदार्थ को अगर द्रव में घोला जाता है तो वह विलयन बनता है, और यदि विलयन में पदार्थ घुल सके न घुल सके तो यह संतृप्त विलयन कहलाता है। और एक बात यहाँ पे आपको और क्लियर होनी चाहिए कि जैसे नमक जो है उसको घोलने के लिए जितने चम्मचों की ज़रूरत होती है जल को संतृप्त करने के लिए, क्या उतने ही चम्मचों की चीनी की ज़रूरत भी होती है। इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं, और इसको प्रयोग करके देखिए कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है, नमक की ज़रूरत ज़्यादा होती है या चीनी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। इसका जवाब आप प्रयोग करके, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो की सारी बातें समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।